नाउ वी हैव क्लैरिटी ऑन दी नोट्स पार्ट एज वेल। ठीक है, अब हमें नोट्स में क्लैरिटी आ गई कि बनाने है कि नहीं बनाने, कंपाइलर में पता चल गया लगाना है कि नहीं लगाना। अब बेटा क्या होता है ना, देखो बच्चा क्या करता है कि क्वेश्चन याद कर, उसने कंसेप्ट याद कर लिया, उसने क्वेश्चन देख लिया, जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो वो ब्लैंक हो जाता है। तो अब उसके लिए क्या करना है उसको, देखो उसके लिए करना क्या है ना, डू प्रैक्टिस वन क्वेश्चन बाय राइटिंग। ठीक है, एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आप राइट करके देखो, बिकॉज अभी आप इंटर लेवल पे हो, आपके लिए चीजें बहुत नई है। ठीक है, आप इंटर लेवल पे हो, आपके लिए चीजें बहुत नई नई हैं, यू डोंट इवन नो कि इंस्टीट्यूट किस लेवल पे जाके चेकिंग कर सकता है। ठीक है, आप इतना डीप डाइव नहीं कर पाए हो अभी इंस्टीट्यूट को। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है ना, आपको पहले तो पैटर्न ऑफ प्रेजेंटेशन समझना होगा। पैटर्न ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा, देखो जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए भी दो अप्रोच हो गए। ठीक, पहला अप्रोच क्या होगा कि जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और एक आता है जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक, जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो कंसेप्ट है वही लिख देना होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम आती है। देखो, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ इवेल्युएटिंग द टेस्ट पेपर्स, द टेस्ट सीरीज मॉक्स। मैंने बहुत सारे करे हैं, 500 प्लस हो चुके होंगे अप्रोक्सीमेटली। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नंबर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग सो। ठीक है, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो आज मैं शेयर करती हूँ। बच्चा क्या करता है, देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन उसने पढ़ा, पहले तो बिन पढ़े आंसर देने की बहुत बच्चों में एक हरी हो जाती है। ठीक है, इन्होंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट टू लाइंस पढ़ी, बच्चा गॉट एक्साइटेड, अरे मुझे तो ये कंसेप्ट आता है। बेटा इंस्टीट्यूट है वो, इंस्टीट्यूट की ट्रिक्स को समझो, वो बैठा है इसीलिए आपको उलझाने के लिए। ठीक है, तो क्या करो, फर्स्ट टू लाइंस पढ़ ली है, ठीक है, कुछ गुड है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी एक बार पढ़ के आंसर नहीं देना आपको। आपको आता है, यू आर टू गुड, बट आपको एक बार भी पढ़ के आंसर नहीं देना है। एटलीस्ट रीड फॉर ट्वाइस टू थ्राइस, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, तब जाके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन मुझसे क्या ट्रिक्स मांग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कभी इतना ट्रिकी होता है कि वो फर्स्ट रीड में लगता कुछ और है, और जब आप सेकंड और थर्ड टाइम पढ़ते हो ना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन मुझसे मांग क्या रहा है। ठीक है, एक तो ये बिन पढ़े वाली गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक, द सेकेंड थिंग इज, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया ट्वाइस टू थ्राइस, आपने क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन मांग क्या रहा है आपसे। ठीक है, अब आता है लिखने का टाइम। अब आप लिखोगे कैसे। अब देखो गलती क्या कर रहे हैं बच्चे, मैं बताती हूँ आपको वो मॉक्स में क्या गलती हो रही है। बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने वहाँ कंसेप्ट को समझा सॉरी, बच्चे ने वहाँ समझा कि इंस्टीट्यूट कहना क्या चाह रहा है। अब वो आ रहा है सीधा जाके नीचे कंक्लूजन लिख देता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं आपकी रेम्यूनरेशन जो है म्यूचुअल कंसेंट से फाइनल कर दूंगा, बट यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट से फाइनल नहीं हो सकती है। ठीक है, सेक्शन को हमें मेंशन करना पड़ेगा। बच्चे ने क्या करा कि एज पर द कंपनीज एक्ट म्यूचुअल कंसेंट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, ऐसे ऐसे करके उसने फाइनल जजमेंट आंसर दे दिया। बेटा ऐसे कौन आपको आंसर में मार्क्स देगा, आप मुझे बताओ। कि आप ये समझ के हमेशा एग्जाम को अप्रोच करो कि आप ही सब कुछ जानते हो, एग्जामिनर बिल्कुल उसको कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, मतलब ही इज अ सेकेंड क्लास स्टूडेंट, उसको कुछ नहीं आता, उसने पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको सीए का कोर्स भी नहीं पता है। आप जब ये दिमाग में रख के एग्जाम दोगे ना, जब आपको पता है कि आपका जो सामने स्टूडेंट है, आपके लिए एग्जामिनर एक स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट को पेन पकड़ना नहीं आता है, तो आप ऐसे तो होगा नहीं सीधा एबीसीडी पे पहुंच जाओगे। तो बेटा ये अप्रोच लेके एग्जाम दो कि सामने वाले को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो मैम करेक्ट अप्रोच क्या है बेटा, जब करेक्ट अप्रोच मेरी ये है कि जब भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, डायरेक्ट हो चाहे एंड 3 बार पढ़ लेना। ठीक, अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन में स्पेशल ध्यान क्या रखना होता है आपको, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको डायरेक्ट जजमेंट पे कभी भी नहीं पहुंचता है, आपको डायरेक्ट जजमेंट पे कभी भी नहीं पहुंचना है। डायरेक्ट जजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, देखो बिग क्रॉस लगा रही हूँ मैं क्यों, देखो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप मुझे समझो, आप इंटर लेवल के स्टूडेंट हो और मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। अब आप मेरे आगे सीधा सीधा जाके बोल दो कि नहीं, ये जो ये आंसर है, यहाँ पर होगा कि म्यूचुअल कंसेंट से हम रेम्यूनरेशन फाइनल नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं फाउंडेशन लेवल का बच्चा क्या समझेगा, आप क्या कहना चाह रहे हो।
तो पहले उसको ब्रीफ देना पड़ेगा। मैम ब्रीफ कैसे देना है? तो बेटा वो ब्रीफ ऐसे देना है कि पहले आपको कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। जब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर कौन सा सेक्शन प्रिवेल कर रहा है, पहले आप वहाँ सेक्शन लिखो। सेक्शन नंबर अगर याद है तभी लिखना है, वरना नहीं लिखना है, सिर्फ कंसेप्ट लिख दो। अब कंसेप्ट लिख दिया, उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आप क्वेश्चन में फैक्ट्स लिखने हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज द गिवन फैक्ट्स हैं क्या, ठीक है, एज पर दी फैक्ट्स है, या फिर इन दिस केस, ऐसे आपको स्टार्टिंग करनी है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, इन दिस केस एक्स वाई एंड कंपनी ऑलरेडी हायर्ड एज एन इंटरनल ऑडिटर, ऐसे करके आपको अपना फैक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। अब वहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं छापना होता है, ठीक है। अब वहाँ पे वो क्रिस्प इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आपने जजमेंट फॉर्म करी है, जिसके बेसिस पे आपने क्या करा, जजमेंट फॉर्म करी, और उस जजमेंट को फॉर्म करने के लिए जो कंसेप्ट लगा वो आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है, वो आपने ऊपर लिख दिया। अब उस जजमेंट को फॉर्म करने के लिए जो सेक्शन लगा वो आपने यहाँ लिख दिया। जो फैक्ट्स लग रहे हैं जिसके बेसिस पे यू आर अराइविंग एट द कंक्लूजन, वो आपने यहाँ लिख दिए। अब नेक्स्ट पार्ट आता है मेरा क्या, दैट इज द कंक्लूजन पार्ट, दैट इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या मैम कंक्लूजन के मार्क्स होते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अब जब आपने पता कर लिया कि क्या कंसेप्ट लग रहा है, क्या फैक्ट्स लग रहे हैं, उसके बाद आप आ जाओ कंक्लूजन पे। और कंक्लूजन में आपको लिखना है कि एज mentioned above या as discussed above section हमारा 142 deals with this, and as per the section 42 this will be the correct approach, and in this case, मतलब इन दिस केस जो भी आपको लग रहा है कि वहां पर गलत अप्रोच है, या फिर कंटेंशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट गलत है, कंपनी सेक्रेटरी का कंटेंशन गलत है, डायरेक्टर का कंटेंशन अलग है, जो भी है, ठीक है, तो आपको वही मेंशन कर देना है, इन दिस केस द कंटेंशन ऑफ द कंपनी इज नॉट करेक्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। अब आपको कंक्लूजन में पूरा छोटा सा ब्रीफ दे देना है डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स। अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 3 to 4 लाइन्स में कंक्लूजन को फ्रेम कर दो, ठीक है। अब मैम इतने करने पे पेपर नहीं छूटेगा? नहीं बेटा नहीं छूटेगा। जब आप मॉक प्रैक्टिस कर कर जाओगे, पूरा वो 3 आवर वाली सिचुएशन में बैठ के पेपर दोगे, आपका कभी भी पेपर नहीं छूटेगा। हार्डली 4 to 5 मार्क्स छूटना इज अ प्रिटी नॉर्मल फॉर एवरीवन, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो चांसेस ऑफ टाइम क्लैश, ठीक है, चांसेस ऑफ टाइम शॉर्टेज बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यही अप्रोच रखना है। देखो लॉ के लिए मैम एक क्वेश्चन करा सकते हो? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है। देखो ये जैन 26 की आरटीपी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक सिल्वर लाइन अप्लायंसेस हैं, ठीक है, जो कि इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, they have a market presence for their product and now they are asking to their statutory auditors, और engagement letter में क्लॉज है कि हम जो रेम्यूनरेशन है वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। अब आप बताओ ये करेक्ट है? ठीक है, अब आप बताओ ये करेक्ट है? आंसर इज नो, ठीक है। अब हमें ये म्यूचुअली करेक्ट जो बोल रहा है कि म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमारा सेक्शन प्रिपेयर कर जाता है, ठीक है, दैट इज सेक्शन 142। सेक्शन 142 बोलता है कि आप जो है, सेक्शन 142 बोलता है मेरा, आप जो है एक जर्नल मीटिंग बुलाओ, उसमें आप डिटरमाइन करोगे रेम्यूनरेशन, ठीक है। अब जब मुझे पता चल गया कि सेक्शन 142 प्रिवेल करेगा, तो पहले मैं क्या करूंगी, मैं पहले सेक्शन 142 या एक्सप्लेन करूंगी, अगर सेक्शन नंबर याद है तो लिखो, अदरवाइज एज पर द कंपनीज एक्ट लिख दो, ठीक है। आप वहां पर अपना एक्सप्लेनेशन दो, लॉ कंसेप्ट समझाओ, उसके बाद फैक्ट्स लिखो कि इन दिस केस जो कंपनी थी हैव इंसर्टेड अ क्लॉज अबाउट द म्यूचुअल कंसेंट, ऐसे करके आपको अपना फैक्ट मेंशन करने हैं। अब फैक्ट मेंशन करने के बाद अब अपने कंक्लूजन पे आओ, दैट विल बी द कंक्लूजन। क्या बोलेगा कंक्लूजन? बोलता है कि एज पर दी सेक्शन 142 द रेम्यूनरेशन शुड बी डिसाइडेड इन दी जर्नल मीटिंग। रेम्यूनरेशन कहाँ डिसाइड होगी मेरी? रेम्यूनरेशन डिसाइड होगी मेरी जर्नल मीटिंग में, ठीक है। बट इन दिस केस they have inserted a clause of, but in this case they have inserted a clause of mutual consent
एंड देन आप अपना क्या दो, जजमेंट दे दो कि क्या ये अप्रोच करेक्ट है, क्या ये अप्रोच करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो लेट्स चेक द आंसर एज वेल। देखो आप अपना जो आंसर है ना वो भी इसी तरीके से फ्रेम है कि वहां पर पहले सेक्शन 142, पहले मैंने सेक्शन 142 के बारे में बताया, ठीक है, कि वो क्या बोलता है, जर्नल मीटिंग में डिसाइड करो, और पूरा रेम्यूनरेशन का एक्सप्लेनेशन दिया कि रेम्यूनरेशन में क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, अब आते हैं एज पर द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड स्टेटेड अबव, जो रेम्यूनरेशन है शैल बी फिक्स बाय द कंपनी इन द जर्नल मीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी ने अपना कंक्लूजन भी दे दिया, मतलब क्वेश्चन ने अपना कंक्लूजन भी दे दिया, पहले कंसेप्ट समझा दिया, फैक्ट्स भी लिख दिए। अब आपने जो ये अप्रोच फॉलो करोगे, देन इन दैट केस आई कैन अश्योर यू कि आपके मार्क्स डिडक्शन के चांसेस आर वेरी लो इन द एग्जाम विद दिस करेक्ट अप्रोच ऑफ प्रेजेंटेशन। होप आपके अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आई बिलीव आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स जो कि जिसमें प्रॉब्लम फेस होती है, स्पेशली लॉ सब्जेक्ट में या थ्योरी सब्जेक्ट में। If you have any other problem or any other query, any other issue, do comment. I will resolve. You can reach out to me in my Telegram group as well. So stay connected. Bye bye.